हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की न्यू वीडियो। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, जो लास्ट वीडियो हमने ली थी उसमें मैंने आपको बताया था क्वाड्रिलेटरल के बारे में, यानी कि चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, उम्मीद है आप सबने वो क्लास देखी होगी। जिसने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके वो वीडियो को देख सकता है। देखो, जैसे जैसे हम जियोमेट्री में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आगे के जो भी टॉपिक हैं वो हमारे जो भी हमारी पिछली वीडियो है, पुरानी वीडियो हैं, उनसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अगर कोई हमारे चैनल से नया बच्चा जुड़ा हो तो वो डायरेक्ट ये वाली वीडियो ना देखे, पहले हो जाए और स्टार्ट से हमारी वीडियो देखता है, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको आने वाली जो भी आगे की वीडियो होंगी वो सब आपको अच्छे से समझ में आएगी। जियोमेट्री का आपको लग रहा होगा कि मैंने पोर्शन बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया, लगभग 14-15 क्लास हो गई कि जियोमेट्री काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैं उम्मीद के साथ आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर जिस तरीके से मैंने आपको जियोमेट्री का बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया है, तो अगर आपने वो सब अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, उसको आपको अच्छे से याद है, तो आप जियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, कैट तक की बुक का लेवल का आप क्वेश्चन उठा लेना, आप वो भी अच्छे से कर जाओगे। तो बस आप बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो देखो, अब हमारी 5-6 वीडियो और होने वाली है हमारी इस जियोमेट्री में, उसके बाद हम जियोमेट्री को खत्म कर देंगे। तो ये 5-6 दिन के बाद हमारा जियोमेट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक अपना न्यू ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ठीक है, तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने कल भी बताया था आपको। अब जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक का नाम है आपका रेक्टेंगल। टॉपिक का नाम है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल को हिंदी में आप क्या कहते हो? आयत। हिंदी में आप कहते हो आयत। ठीक है, देखो, आपने कक्षा 1-2 से इस फिगर की आपको पहचान करानी स्टार्ट कर दी होगी कि आयत क्या होता है। ठीक है, आपको बताया होगा कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर होती हैं वो क्या होता है? आपका आयत होता है, या फिर रेक्टेंगल। यानी कि ये लाइन इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी वो होगा आपका आयत। ठीक है, लेकिन देखो, आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? उसकी भी तो आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, तो हम इस समांतर चतुर्भुज का आयत क्यों नहीं बोलते? तो मैंने इसमें आपको कल डिफरेंस बताया था कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, कोण आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपका आयत होगा उसका जो प्रत्येक कोण होगा वो आपका होगा 90 डिग्री। जो भी उसके इंटरनल एंगल होंगे वो सब होंगे आपके 90 डिग्री। इसलिए इसको क्या कहते हो आप? आयत, यानी कि रेक्टेंगल। ठीक है, देखो, रेक्टेंगल में आपने अब तक जो पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा इसका बहुत ही बेसिक, कि आपने पढ़ा होगा कि अगर मैंने इसकी लेंथ L ले ली, ठीक है, तो ये भी L हो गई आपकी, ये मैंने ब्रीथ B ले ली, ये भी B हो गई, तो एरिया इसका पढ़ा होगा आपने L इंटू B, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, पैरामीटर आपने पढ़ा होगा 2 इंटू में L प्लस B, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है, आप सभी को पता होगी। तो देखो, अगर मैं आपको एरिया निकालने की बात कहूँ, मैं आपको आज एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ कि आप उससे कभी भी आप चतुर्भुज में फंस जाओ और वहाँ पर आपको उस चतुर्भुज की कहीं ना कहीं से आपको उसकी हाइट गिवन दे और उसका बेस गिवन दे, तो चतुर्भुज का जो आपका एरिया होता है आप हमेशा लगाओगे, एरिया होता है आपका बेस इंटू में हाइट। बेस इंटू में हाइट। देखो, बेस क्या है इसका? L है। ठीक है, हाइट क्या है इसकी? B है, तो L इंटू में B। इस फॉर्मूले से आप किसी भी चतुर्भुज का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, अब आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में। ये तो बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टीज थी जो हर एक बच्चे को आपको पता होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी जो आपकी, देखो, कोई भी आपका रेक्टेंगल है, कोई भी आपका रेक्टेंगल है ABCD। ठीक है, तो इसमें कितने डायगोनल होंगे, कितने विकर्ण होंगे? आप सभी को पता है इसमें कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण होंगे, एक AC और एक DB। ठीक है, मैंने लिया विकर्ण D1 और इसको ले लिया मैंने D2। ठीक है, तो देखो, जो प्रॉपर्टी 1 होती है उसमें होता है कि जो आपके ये विकर्ण होंगे, D1 होगा वो हमेशा बराबर होगा आपके D2 के। जो आपका विकर्ण D1 होगा वो हमेशा बराबर होगा आपके D2 के। ठीक है, समझ आया? देखो, प्रूव कर सकते हो आप। ये हो गई आपकी L, ये हो गई B, ये B, ये L, तो यहाँ से आप D1, ये आपका क्या होगा 90 डिग्री।
पाइथागोरस लगाएं तो D1 की वैल्यू क्या आएगी, D1 की वैल्यू आएगी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आप D2 की वैल्यू निकालोगे इस वाले त्रिभुज कौन से में, ए सी बी में, L इंटू बी, तो D2 की वैल्यू भी कितनी आई, D2 का स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो D1 का स्क्वायर बराबर D2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो D1 बराबर D2। तो वही मैंने बताया कि किसी भी आपका जो रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा आपका, उसमें जो भी उसके डायगोनल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है। नंबर 2 इसमें होता है डायगोनल की एक प्रॉपर्टीज कि इसके जो डायगोनल होंगे वो कभी भी D1 नॉट परपेंडिकुलर होंगे आपके D2, मतलब कि जो उसके डायगोनल होंगे, कहने का मीन्स है वो कभी भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि ये 90 डिग्री नहीं है। किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखो ये क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हम परपेंडिकुलर, और ऐसे लगा देखेंगे क्या हो जाएगा, ये नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आई, दोनों डायगोनल बराबर होंगे और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर। प्रॉपर्टी नंबर जो इसकी 2 है, प्रॉपर्टी नंबर 2, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है इसका, यहाँ पे देखिए हमने लिया ये एक आपका रेक्टेंगल हो गया ए बी सी एंड डी। ठीक है, एक रेक्टेंगल हो गया ए बी सी एंड डी, इसके हमने 2 डायगोनल ड्रॉ कर लिए ए सी एंड बी डी। ठीक है, 2 डायगोनल ड्रॉ कर लिए ए सी एंड बी डी, और ये हो गया आपका जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट को हमने मान लिया ओ। तो देखो जो दूसरा पॉइंट होता है वो है इसका कि जो इसके डायगोनल हैं वे परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि बराबर बराबर 2 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कहने का मीन्स है जो DO होगा आपका, DO होगा ये इसके बराबर होगा OB के, मतलब जितनी भी इसकी लेंथ होगी ये इसका आधा पार्ट और ये इसका आधा। ऐसे ही AO किसके बराबर हो जाएगा आपका, OC के हो जाएगा। ठीक है, AO किसके बराबर हो जाएगा, OC के। और पाइथागोरस से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये चारों क्या होते हैं आपस में बराबर, यानी कि DO बराबर OB बराबर AO बराबर OC। क्यों होते हैं, क्योंकि D और OB क्या है, दोनों ही आपके D1 है, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया D1 बराबर किसके हो गया, D2 के, और D1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई, और D2 की वैल्यू ये। कहने का मीन्स है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये चारों आपस में क्या होते हैं, हम बराबर होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ में आई कि जो आपके डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जो आपके रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी नंबर 3 है, देखिए वो है कि कोई भी आपका विकर्ण होगा, किसी भी जो आपका रेक्टेंगल है उसका जो एक डायगोनल होगा, उसको 2 बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में डिवाइड करेगा। कहने का मीन्स है जो एक विकर्ण होगा, एक विकर्ण 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, त्रिभुजों में डिवाइड करेगा या फिर विभाजित करेगा। कहने का मीन्स है कि अगर मैंने इसको ऐसे कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, मैंने इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया माना 1 है, तो ये भी आपका 1/2 होगा और ये भी आपका 1/2 होगा। कोई भी डायगोनल किसी भी रेक्टेंगल के क्षेत्रफल को 2 बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, समझ आ गया आपके। देखो क्यों करेगा उसका छोटा सा आपको, अब देखो मैं इस त्रिभुज का एरिया निकालता हूँ, कितना होगा, ये मेरा B, ये हो गया L। कोई भी चीज हो उसका आप प्रूफ करने की कोशिश किया करो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखो इसका एरिया निकालते हैं हम, इसका एरिया कितना हो गया आपका, इसका हो गया आपका 1/2 बेस L इंटू में हाइट B। ठीक है, और बराबर इसका कितना है, इसका भी तो 1/2 B इंटू में L है। ठीक है, यानी कि इसका एरिया बराबर किसके आ गया, इसके एरिया के, यानी कि दोनों किसके बराबर बराबर एरिया वाले त्रिभुजों में डिवाइड करता है। ठीक है, समझ में आए प्रॉपर्टी नंबर 3। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में पढ़ते हैं।
देखो वैसे तो प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 एक ही जैसे है, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए अलग अलग बताया। मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज इसलिए बताता हूँ क्योंकि ऐसे बच्चे को क्या होता है याद करने में आसानी होती है। ऐसे ही मैंने बोर्ड पे एक फिगर बनाई, उसके बारे में बता दिया, फिर दूसरी फिगर यहाँ पे बनाई, तो ऐसे बच्चा ना तो कुछ अच्छे से नोट डाउन कर पाता, ना नोट्स बना पाता। तो इसलिए मैं इसको आपको प्रॉपर्टी नंबर वाइज सीरियल वाइज आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है उसमें है आपका कि कोई भी आपका रेक्टेंगल होगा, अगर उसके हमने दोनों डायगोनल खींच दिए, अब हमने क्या किया, उसके दोनों डायगोनल खींच दिए, तो अब इसमें कितने त्रिभुज बन गए, इसमें 1 2 3 4। तो कोई भी रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल उसको 4 बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड करता है। लाइन आप लिख लेना कि कोई भी त्रिभुज के जो आपके दोनों डायगोनल होंगे वो उसको 4 बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर पूरे का एरिया मैंने माना 1 है तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 एंड ये भी 1/4, पूरे एरिया का 1/4, ठीक है। कोई डाउट है अब तक? मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की बता दी है। तो देखो अब बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर, अब बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, और ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको आप जरा ध्यान से देखना। देखो अगर आपको कुछ कंडीशन इस तरीके से दे दिया, आपको कोई एक रेक्टेंगल दे दिया, कोई भी एक रेक्टेंगल हमने माना A B C एंड D दे दिया, कोई भी रेक्टेंगल आपको A B C एंड D दे दिया, ठीक है। और उसके अंदर आपका कोई भी पॉइंट दे दिया O, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि वो उसके डायगोनल का इंटरसेक्ट पॉइंट है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि वो कहाँ से आया। इसके अंदर आप ये O पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी आप इसका पॉइंट O ले सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट O ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसके चारों सिर से इस पॉइंट को मिलाया, मैंने इसके चारों सिर से इस पॉइंट को इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके चारों पॉइंट से इस सिर से इस पॉइंट को मैंने मिला दिया। तो देखो अब जो आपका ये रेक्टेंगल था ये आपके 4 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। ध्यान से देखो 1 2 3 एंड 4 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। मैंने माना इस वाले त्रिभुज का एरिया मैंने लिया A1, इसका एरिया लिया मैंने A2, इसका एरिया लिया मैंने A3, इसका एरिया लिया मैंने A4, ठीक है। तो मैंने A1 A2 A3 एंड A4। तो देखो ऐसी कंडीशन में जो इनके बीच में हमारी कंडीशन बनती है वो कंडीशन होती है आपकी A1, जो कंडीशन हमारी बनती है वो होती है आपकी A1 प्लस A3, A1 प्लस A3 बराबर होता है आपका A2 प्लस A4 के, बराबर होता है आपका A2 प्लस A4 के, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? ऐसी जब भी आपकी कंडीशन बनेगी तो जो भी आपका रेक्टेंगल होगा उसमें आपका इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर होगा आपके इसके एरिया प्लस इसके एरिया के। देखो लास्ट वीडियो को आप जरा ध्यान से देखो, अगर आपके याद होगा मैंने उसमें भी आपको ऐसी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी आपका चतुर्भुज होगा और उसके जब उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, जहां पर उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां पर मैंने बताया था कि जो इसका एरिया होता है ये अगर A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड ये A4 है, तो वहां पर क्या था A1 इंटू में A3 बराबर था आपका A2 इंटू में A4। लेकिन ये कंडीशन तब थी जब चतुर्भुज के आपका इंटरसेक्ट कर रहे थे दोनों डायगोनल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर O आपका कोई भी पॉइंट हो आपके रेक्टेंगल के अंदर, वहां पर अगर इंटरसेक्ट ये कर रही है तो वहां पर जो क्षेत्रफल होगा वो A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4 के, ठीक है। देखो इसको मैं प्रूव करूंगा कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इसे मैंने त्रिभुज ये हो गया आपका AOB, ठीक है। AOB मैंने इसकी हाइट यहाँ से ड्रॉ कर ली H1, मैंने इसकी हाइट ली H1 और बड़े वाले त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज की मैंने हाइट ली यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई मेरी H2, ठीक है। मैंने इसकी हाइट ली H1 और इसकी ली H2। तो A1 प्लस A3, A1 किसका एरिया है, त्रिभुज DOC का एरिया, और A3 किसका एरिया है, त्रिभुज AOB का एरिया। तो मैं A1 प्लस A3 फाइंड करता हूँ, A1 प्लस
A3। A1 क्या है, इसका एरिया कितना होगा, मैंने इसको ले लिया L, तो ये भी L, ये B, तो ये भी B, ठीक है। अब इसका एरिया कितना होगा L, ठीक है, बेस इंटू में हाइट, यानी कि इसका हो गया 1/2, बेस कितना हो गया L, हाइट हो गई H2, प्लस A3 का कितना हो गया 1/2 बेस L, हाइट H1, 1/2 L इंटू में H1 हो गया, ठीक है। अब 1/2 L H1, मैंने 1/2 L दोनों से कॉमन लिया तो क्या आ गया H1 प्लस H2, तो H1 प्लस H2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका H1 है और यहाँ से यहाँ तक H2 है, और ये पूरी लेंथ अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी लेंथ इसकी ब्रीथ के इक्वल हो गई, ब्रीथ यानी कि B के बराबर हो गई, तो मैंने H1 प्लस H2 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ B, तो ये हो गया आपका 1/2 L इंटू में B, ठीक है, 1/2 L इंटू में B, तो L इंटू में B किसका एरिया होता है आपका, रेक्टेंगल का एरिया होता है, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, और अगर हाफ लग गया उसके पहले यानी आधा एरिया, यानी कि क्या हुआ ये आपका हाफ इंटू में रेक्टेंगल का एरिया हो गया, रेक्टेंगल का एरिया। जब A1 प्लस A3 आपका आधा रेक्टेंगल का एरिया हो गया तो बाकी बचा क्या होगा आपका, जो बचा है वो यही तो होगा A2 प्लस A4, समझ आया। जो आपका बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, हाफ ही बचा हुआ है आपका, आधा ही बचा हुआ है, तो आधा कितना होगा A2 प्लस A4, तो यहां से हो जाएगा आपका A1 प्लस A3 की वैल्यू आ गई आपकी A2 प्लस A4, ठीक है, समझ आई ये बात। और इसी में आप एक प्रॉपर्टीज और याद रखना, उस पर बेस भी आपके एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछता है, सीडीएस में भी उस पर क्वेश्चन आते हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई 5th की। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन आ जाए तो OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका OD के स्क्वायर के और इक्वल टू हो जाएगा OB के स्क्वायर के प्लस में OB के स्क्वायर के। तो ये भी प्रॉपर्टी आप याद रखना कि इसके डायगोनल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, सॉरी डायगोनल नहीं है ये, ठीक है, मेरे से गलत हो गया कि डायगोनल नहीं है, O का स्क्वायर और OC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका OD के स्क्वायर के और OB के स्क्वायर के, ठीक है, समझ आया। इसको अगर आपको प्रूफ करना हो, ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूं, देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो आप OA का स्क्वायर दिख रहा है, OA का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर कैसे बनेगा, कहीं ना कहीं से आपके इसमें पाइथागोरस यूज की होगी, तो आप देखना कि इसमें पाइथागोरस आपकी कैसे लगाई है। इसमें पाइथागोरस इस तरीके से, इसको मैं पॉइंट P ले लूंगा, तो AOP में अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो OA का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ऐसे ही फिर आप इसमें लगाना पाइथागोरस, ऐसे ही आप इसमें लगाना, ऐसे ही आप इसमें लगाना, यहाँ से आपका ये वाला फॉर्मूला प्रूफ होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क के लिए है, इसको आप प्रूफ करके देखना ये फॉर्मूला आपका कैसे बना, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कल की वीडियो या आगे की वीडियो में मैं उसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर। देखो प्रॉपर्टी नंबर जो इसकी 6 है इसकी, कि अगर किसी भी आयत के या किसी भी रेक्टेंगल के, इस तरीके का क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने आपको चतुर्भुज में भी कराया था, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में भी कराया था, रेक्टेंगल में भी करा रहा हूं, अब मैं आपको पैरेललोग्राम में भी कराऊंगा, स्क्वायर में भी कराऊंगा, आपको रोम्बस में भी कराऊंगा, आपको सब में मैं इस तरीके का क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन आपका 1-2 नंबर का एसएससी जरूर पूछता है, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन आता है, कुछ भी चीज नहीं होता है इसमें सिर्फ यही देगा कि किसी भी रेक्टेंगल के अगर हम सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं, सभी भुजा के मध्य बिंदुओं को इस तरीके से हमने मिला दिया, ठीक है, तो ये आपकी फिगर बनी, ठीक है, ये जो आपकी फिगर बनी, मैंने लिया ये A, B, C एंड D, ठीक है, और ये मैंने लिया P, ये हो गया Q, ठीक है, ये हो गया R और ये हो गया S। तो जो आपका PQRS है, पूछ लेगा क्वेश्चन में PQRS आपकी किस तरीके की फिगर है। PQRS आपका क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है आपका, रोम्बस है आपका, पैरेललोग्राम है, ये किस तरीके की आपकी फिगर है, ठीक है। तो देखो इसको प्रूव करने का बहुत आसान तरीका है आपके पास, कैसे करते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने इसको इस तरीके से किया था, मैंने आपको
मध्य बिंदु पर मैं बताई थी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा याद रखना। आगे के जो भी फॉर्मूले प्रूफ कर रहा हूँ हमेशा आपको मध्य बिंदु पर में कहीं ना कहीं यूज हो रही है, तो इसको आप याद रखना। मध्य बिंदु पर में क्या होती है, अगर कोई भी हमने इसके मिडिल पॉइंट और इसके मिडिल पॉइंट से इस तरीके से मिलाती हुई लाइन ड्रॉ की तो ये लाइन हमेशा इसके पैरेलल होगी। अगर इसकी लाइन डी है तो ये क्या होगी, आपकी इसके आधी होगी। ठीक है, मैंने आपको कई बार रिपीट कराया। तो मैं क्या करता हूं, डी से बी तक मैंने इसका एक डायगोनल खींच लिया। अब आप ट्रायंगल डी बी ए को देखिए, डी बी ए में ये इसका मिडिल पॉइंट है, पी इसका मिडिल पॉइंट है, तो जो ये लाइन है ये इसके पैरेलल हो गई, और पैरेलल हो गई तो ये इसके आधी भी हो गई। मैंने मान लिया कि ये आपकी लेंथ D1 है, डायगोनल 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है, कितना हो गया आपका ये D1/2। ऐसे ही मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, इसको मैंने ड्रॉ किया तो ये D1 है, तो ये कितना होगा, ये भी आपका D1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने क्या किया, इसका इस साइड वाला डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस साइड वाला डायगोनल, और मैंने P से Q को मिलाया तो इसके पैरेलल ये हो गई आपकी, तो ये भी D1/2, क्योंकि क्या है, इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर। D1 बराबर D2 होता है, मैंने बताया आपको। ठीक है, रेक्टेंगल के दोनों जो भी विकर्ण होंगे आपके बराबर होंगे, तो ये अगर मैंने D1 लिया है तो ये भी आपका D1 ही होगा। मैं इसको D ले लेता हूं, मैंने इसको D ही मान लिया, चलो ये हो गया D, तो ये भी आपका D हो गया, तो ये D/2, ये भी D/2। अब ये भी इसका विकर्ण क्या है, D है, तो ये भी D/2। और ऐसे ही अगर मैं ये यहां से मिला दूं तो ये भी क्या होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगी लाइन, तो ये भी D/2। अब किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो गई, PQR की चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, चारों भुजाएं हो गई बराबर, क्या हो गई, D/2। तो D/2 चारों भुजाएं बराबर हो गई। चतुर्भुज कौन सा होगा, वर्ग होगा। ठीक है, ऐसा ही सोच रहे होंगे आप सभी, चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा। लेकिन यहाँ पे आप रुक जाइए। ठीक है, देखो आपने एक चतुर्भुज और पढ़ा होगा, रोम्बस। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। देखो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है। वर्ग होता है आपका जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और सारे कोण आपके 90 डिग्री होंगे, ये होता है आपका वर्ग। और समचतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम होता है, ऐसे ही रोम्बस और स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही इसमें क्या हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके अगर एंगल 90 डिग्री हो गए तो ये स्क्वायर है, अगर 90 ना हुए तो ये क्या है, आपका रोम्बस है। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको पहली प्रॉपर्टी में कि जो आपके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते। कहने का मीन्स है ये तो 90 नहीं होगा। जब ये आपका 90 नहीं है, ठीक है, तो देखो एक ही लाइन पर ये इसके पैरेलल है तो इसका सम प्लस इसका सम कितना होता है, 180। जब ये 90 नहीं है, अगर हमने मान लिया ये 90 ना हो गया, 91 भी हो गया, 90 ना हो गया 91 भी होगा, लेकिन 90 ना हो तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल 189 बन जाएगा। ठीक है, दोनों का सम 180 होना चाहिए। ऐसे ही इसका और इसका सम, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ऐसे ये भी 90 नहीं होगा। जब ये 90 नहीं, ये 90 नहीं, तो ये भी तो इसके पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, आपका 90 नहीं होगा। तो जब ये एंगल भी 90 नहीं, ये भी आपका 90 नहीं, तो कोई भी एंगल इसका 90 नहीं है तो क्या होगा, ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, ये आपका एक रोम्बस होगा। यानी कि जो ये आपका PQR है ये होगा आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। ठीक है, समझ आइए। इस तरीके का क्वेश्चन एसएससी आपसे रिपीट कर करके हर बार पूछता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप, ये 4-5 क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि जो आपके विकर्ण होंगे, जो आपके विकर्ण यानी कि डायगोनल होगा आपका, ठीक है, जो आपका डायगोनल होगा वो आपका एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, वो आपका एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ठीक है, कहने का मीन्स है, देखो ये मैंने कोई आपका रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया आपका ABCD, और तो A से अगर मैं C तक एक इसका डायगोनल ड्रॉ कर दूं तो ये आपका 90 डिग्री, तो जो ये आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर नहीं होंगे, ऐसे कि ये 45 और ये 45 आपका
नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चों को इसमें डाउट आता है कि नहीं सर ये तो एंगल बाइसेक्टर होता है। देखो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। देखो आपने संगत कोण वाला लाइन एंड एंगल में रूल पढ़ा होगा, ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर होता है। मैंने मांगा एंगल x है तो ये भी एंगल कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, आपने n वाला रूल पढ़ा था कि ये जो आपका एंगल है ये इस एंगल के बराबर होता है। ठीक है, सेम z और z को घुमा कैसे कर दिया मैंने, तो अगर मैंने ये वाला एंगल क्या है आपका y है, तो देखो यहाँ पर भी इसी तरीके से z बनना है, तो ये वाला एंगल क्या होगा y, तो y और x क्या हो गए, दोनों अलग अलग एंगल हो गए। देखो ऐसे भी समझ में आया तो बस आप अपने दिमाग में विजुअलाइज कीजिए एक फिगर को। देखो ये बड़ी फिगर थी, इसमें आपको क्या है देखने से लग रहा होगा कि सर ये 45 होगा। देखो देखने से कुछ नहीं होगा। देखो मैंने एक फिगर अपनी छोटी वाली बनाई कि मैंने एक रेक्टेंगल छोटा इस तरीके से ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें इसका एक डायगोनल ये वाला ड्रॉ कर दिया और इसका एक डायगोनल ये वाला खींचा। तो देखो आप यहाँ पे देखिए जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है इनमें डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में ही क्या होता है आपको पता लग जाता है कि जो आपका रेक्टेंगल का डायगोनल होगा वो आपका एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ठीक है, समझ आया ये वाला टॉपिक आपको। तो बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट की ओर। प्रॉपर्टी जो इसकी नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर जो आपकी 8 है उसमें कोई भी आपका रेक्टेंगल होगा। ठीक है, हमने माना रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी है। कोई भी रेक्टेंगल होगा और उसके मैंने दो मिड पॉइंट लिए। ठीक है, पी एंड क्यू। ए को मैंने पी से मिलाया और क्यू को सी से मिला दिया और मैंने डी से बी तक इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ये हो गया मेरा एम, ये हो गया मेरा एन। तो जो आपका ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं, यानी कि आपका डी एम, जो आपका डी एम बराबर होता है एम एन के और बराबर होता है आपका एन बी के। ठीक है, डी एम बराबर होगा आपका एम एन के और बराबर होगा आपका एन बी के। ठीक है, समझ आया आपके कि अगर कोई भी आपकी मध्य बिंदुओं को से हम उसके कॉर्नर को मिलाएं, ठीक है, उसके वर्टेक्स को मिलाएं, रेक्टेंगल के दो वर्टेक्स को, तो जो वो उसके डायगोनल को डिवाइड करेगी वो तीन इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेगी। अब बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट और जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट है प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 9 अब तक की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इसी पर बेस बार बार जो फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। प्रॉपर्टी नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या होती है कि कोई भी आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, हमने उसके किसी भी एक भुजा को हमने बेस बनाकर हमने सामने वाली साइड पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, किसी भी एक भुजा को मैंने बेस लेकर सामने वाली साइड पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। तो जिस ट्रायंगल का आपका एरिया होगा, जो इस ट्रायंगल का आपका एरिया होगा वो हमेशा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमेशा इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। कितना होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कहने का मीन्स है अब मैंने इसमें बेस ये वाली साइड ले ली। आप ये मत सोचना कि सिर्फ यही वाली साइड बेस हो सकती है, आप इसमें कोई भी साइड अपनी बेस ले सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, मैं इसको अपने इस तरीके से भी मैंने ड्रॉ कर सकता हूं। इसको मैं इस फिगर को इस तरीके से भी ले सकता हूं। ठीक है, और जो ये पॉइंट है ये भी आपका कोई फिक्स नहीं है कि मिडिल पॉइंट होगा इसका। ठीक है, ये आपका कहीं पर भी हो सकता है, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ये आपका ऐसे भी हो सकता है। बस जो भी इसके अंदर त्रिभुज बनेगा उसका जो एरिया होगा वो रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। देखो कैसे होगा, मैं इसका आपको प्रूफ दूंगा। अगर देखो यही फिगर मैं आपको दोबारा बनाता हूं। ये फिगर हो गई आपकी ये। ठीक है, ये L, ये भी L, ये B, ये भी B। ठीक है, ये भी आपको B था, A B, ये C एंड ये D। ठीक है, अब देखो आप इस त्रिभुज का एरिया निकालो। ठीक है, त्रिभुज का एरिया ऑफ त्रिभुज कितना होगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? L है, हाइट कितनी है इसकी? B है। ठीक है, अब L इंटू बी क्या होता है आपका? L इंटू बी होता है आपका रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L इंटू बी होता है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
तो यही तो बात मैंने लिखी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होगा 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मैंने आप तक आयत की आपको 9 प्रॉपर्टीज बताई। जो भी आने वाली आपकी क्लास होंगी या जो भी आपके क्वेश्चन आप देखोगे किसी भी बुक में आज के बाद रेक्टेंगल के, तो अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी होंगी तो भले ही वो आपका कैट लेवल तक की बुक का आपका क्वेश्चन हो, आप अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से रीड कर ली है तो आप इनको क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाओगे। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।